नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे असम विधानसभा में पेश किए गए नए और बहुचर्चित यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी बिल 2026 की। हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर ये डिकोड करेंगे कि आखिर इस नए कानूनी ढांचे के असल मायने क्या हैं और ये असम के लीगल लैंडस्केप को कैसे बदलने वाला है। इस पूरे मुद्दे को गहराई से समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में बांटेंगे। हम असम यूसीसी के बुनियादी नियमों, विवाह और विरासत में होने वाले बदलावों, लिव इन रिलेशनशिप्स के नए फ्रेमवर्क, जनजातीय समुदायों को दी गई छूट और साथ ही इस पर सरकार के तर्कों और विपक्ष की चिंताओं पर एक-एक करके नजर डालेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे असम यूसीसी बिल के परिचय और इसके कुछ बुनियादी तथ्यों से शुरुआत करते हैं। अब सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल जो मन में आता है वो ये है कि रोजमर्रा की जिंदगी में ये बिल आखिर क्या बदलने वाला है। देखिए, इसका सीधा सा जवाब ये है कि ये बिल धर्म पर आधारित अलग-अलग पर्सनल लॉज को हटाकर विवाह, तलाक और संपत्ति जैसे मामलों में सभी के लिए एक समान नियम लागू करने की कोशिश करता है। दिलचस्प बात यह है कि असम का ये कदम अचानक से नहीं उठाया गया है। ये असल में पूरे भारत में राज्य स्तरीय यूसीसी लागू होने के एक बड़े ट्रेंड का हिस्सा है। साल 2024 में उत्तराखंड से इसकी शुरुआत हुई, फिर मार्च 2026 में गुजरात ने इसे पास किया और अब मई 2026 में असम ने भी ये बिल पेश कर दिया है। ये एक साफ पैटर्न दिखाता है। आइए अब थोड़ा और डिटेल में चलते हैं और देखते हैं कि विवाह, विरासत और लिव इन रिश्तों को लेकर इसमें क्या खास प्रावधान है। ये ड्राफ्ट मुख्य रूप से 4 बड़े बदलावों पर फोकस करता है। इसका मकसद अलग-अलग धर्मों के पर्सनल लॉ को हटाकर शादी की एक उम्र तय करना, बहुविवाह यानी पॉलीगैमी को पूरी तरह बैन करना, संपत्ति के नियमों को एक समान करना और लिव इन रिश्तों को एक कानूनी ढांचे के अंदर लाना है। शादी की उम्र की बात करें तो इस बिल के लागू होने पर इसके दायरे में आने वाले सभी समुदायों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र बिल्कुल फिक्स हो जाएगी, यानी लड़कों के लिए 21 ईयर्स और लड़कियों के लिए 18 ईयर्स। अब इस नियम में धर्म या समुदाय के आधार पर कोई फर्क नहीं होगा। विरासत या संपत्ति के अधिकारों को लेकर भी एक बड़ा अपडेट है। इस बिल में संपत्ति के उत्तराधिकार को एक समान बनाने पर जोर दिया गया है। इसका सबसे अहम पहलू ये है कि अब पैतृक संपत्ति में बेटियों को भी बेटों के बराबर कानूनी अधिकार मिलेगा। इसे कानून के सामने जेंडर इक्वालिटी सुनिश्चित करने के एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। अब बात करते हैं इस बिल के उस हिस्से की जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, और वो है लिव इन रिलेशनशिप के लिए लाया गया नया फ्रेमवर्क। यहां एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, अनिवार्य पंजीकरण। जी हां, अब लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स को भी शादी की तरह ही अपने रिश्ते को ऑफिशियली रजिस्टर कराना होगा। इसके लिए खास रजिस्ट्रार नियुक्त किए जाएंगे, यानी अब इन रिश्तों में भी एक औपचारिक प्रशासनिक प्रक्रिया शामिल हो जाएगी। अब सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। इसका मुख्य मकसद एक लीगल सेफ्टी नेट तैयार करना है, ताकि अगर पार्टनर्स के बीच कोई विवाद हो या कोई एक पार्टनर दूसरे को अचानक छोड़ दे तो उन्हें और खास तौर पर ऐसे रिश्तों से पैदा हुए बच्चों को भरण पोषण और विरासत के पूरे कानूनी अधिकार मिल सके। लेकिन रुकिए, ये नियम हर किसी पर लागू नहीं होंगे। तो आइए देखते हैं कि इस प्रस्तावित कानून के दायरे से किसे बाहर रखा गया है और क्यों। इस बिल में अनुसूचित जनजातियों यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, चाहे वो पहाड़ी इलाकों के हों या मैदानी इलाकों के, पूरी तरह से छूट दी गई है। सरकार का कहना है कि ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि इन जनजातीय समुदायों की अनोखी सांस्कृतिक विविधता, उनके पारंपरिक संस्कार और स्थानीय रीति रिवाज बिना किसी सरकारी दखल के सुरक्षित रहें। इस छूट का पैमाना समझने के लिए जरा 2011 की जनगणना के इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। राज्य की लगभग 12.5% से ज्यादा आबादी अनुसूचित जनजाति वर्ग में आती है। इसका सीधा सा मतलब है कि असम की एक बड़ी आबादी इस नए यूसीसी के दायरे से बाहर रहेगी और अपने पारंपरिक नियमों के हिसाब से ही चलेगी। असम के इस बिल को और बेहतर ढंग से समझने के लिए इसका दूसरे राज्यों के यूसीसी फ्रेमवर्क से तुलना करना काफी दिलचस्प होगा। यहाँ साफ पता चलता है कि असम का ड्राफ्ट काफी हद तक उत्तराखंड और गुजरात के मॉडल से प्रेरित है। चाहे वो बहुविवाह पर रोक हो या लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन, असम इन राज्यों के नक्शे कदम पर ही चल रहा है। हालांकि बेसिक फ्रेमवर्क एक जैसा है, लेकिन कुछ बारीक अंतर भी हैं। मिसाल के तौर पर उत्तराखंड के कानून में लिव इन रजिस्टर न कराने पर सीधे तौर पर जेल और जुर्माने का बहुत सख्त प्रावधान है, लेकिन असम में नियम तोड़ने पर असल में क्या सजा या जुर्माना होगा, इस पर अभी विधानसभा में विस्तार से चर्चा और फैसला होना बाकी है।
खैर, अब हम इस पूरे मामले में सरकार का पक्ष और उनके आधिकारिक तर्कों को समझने की कोशिश करते हैं। राज्य सरकार इसे सिर्फ एक आम कानून में बदलाव की तरह नहीं देख रही। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के बयान से साफ झलकता है कि सरकार इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 यानी आर्टिकल 44 को लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानती है, जो देश भर में एक समान नागरिक संहिता लागू करने की वकालत करता है। इसके अलावा सरकार का आधिकारिक तर्क ये है कि तलाक और उत्तराधिकार से जुड़े जो पर्सनल लॉ काफ़ी जटिल हो चुके हैं, उन्हें सरल बनाने के लिए एक स्टैंडर्ड कोड का होना बेहद ज़रूरी है। उनका दावा है कि ये बिल एक तरफ कानून के सामने सभी को समान अधिकार देगा और दूसरी तरफ पारंपरिक विवाह संस्कारों की अनुमति देकर राज्य की सांस्कृतिक पहचान को भी बनाए रखेगा। अब चूंकि हमने सरकार का पक्ष जान लिया है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम राजनीतिक विपक्ष द्वारा उठाई गई चिंताओं पर भी पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से गौर करें। कांग्रेस पार्टी, रिजॉर्ट दल और टीएमसी जैसे विपक्षी दलों ने इस बिल के आने के बाद कई गंभीर चिंताएं जाहिर की हैं। उनकी सबसे बड़ी और प्रमुख मांग ये है कि इतने बड़े और संवेदनशील कानूनी बदलाव को विधानसभा में पेश करने से पहले समाज के सभी वर्गों और प्रभावित समुदायों के साथ बहुत ही व्यापक स्तर पर चर्चा की जानी चाहिए थी। दरअसल ये पूरी बहस एक बहुत ही नाजुक संतुलन खोजने के इर्द गिर्द घूमती है। एक तरफ है संवैधानिक समानता के लिए कानूनों को एक समान बनाना और दूसरी तरफ है हमारे देश की गहरी धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करना। ये कोई नई चुनौती नहीं है, बल्कि दशकों से चला आ रहा एक गंभीर मुद्दा है। तो अंत में एक बहुत ही अहम सवाल उठता है। जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड, गुजरात और अब असम जैसे राज्य अपने स्तर पर यूसीसी अपना रहे हैं, क्या राज्यों की ये बढ़ती हुई लहर एक दिन पूरे देश में आर्टिकल 44 को लागू करने का रास्ता साफ करेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य के गर्भ में है, लेकिन ये सोचना वाकई दिलचस्प है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।